मित्रों, जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों को स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहे हैं जिससे विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन पूछी जाती है। आपको यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ जैसी महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम है वह सभी एग्जामों में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछी जाती है। और दूसरी तरफ जब देखते हैं कि यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक एग्ज़ाम जो होती है उसमें भी यह क्वेश्चन होती है। सब बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में देखिएगा अथवा इसके अपेक्षा किसी भी यूनिवर्सिटी में देखिएगा तो महासागरीय नीतल के उच्चावच के बारे में आपको क्वेश्चन होता है। तो देखिए कि यहाँ से बहुत सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकलेगी और अगर इस क्वेश्चन को अगर आपको शॉर्ट में लिखना होगा तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, लॉन्ग में जब लिखना होगा तो इसके माध्यम से आप लॉन्ग क्वेश्चन भी इसको लिख सकते हैं। और यहाँ से कहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेगी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि महासागरीय जो नीतल के उच्चावच है यानी रिलीफ ऑफ द ओशन बेसिन्स, यानी कि ओशन बेसिन्स का जो रिलीफ है, जैसे आप स्थल के ऊपर जो देखते हैं पर्वत से लेकर जब मैदान तक चले आते हैं तो पर्वत, पठार, मैदान यह सभी क्या है, स्थलीय क्षेत्र का उच्चावच है, रिलीफ है। उसी प्रकार सागरीय क्षेत्र में जो देखते हैं जो सागर के नीतल पे भी जो होती है उच्चावच होती है। तो जैसी आप महादेश से सागर के तरफ चलिएगा तो वहाँ भी बहुत सारी उच्चावच अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ मिलेगी जो उसकी महासागरीय बेसिन के उच्चावच कहलाती है। तो सबसे पहले देखिए कि एक महत्वपूर्ण है जो विभिन्न एग्जामों में पूछी गई। जैसे आप देखते हैं कि महासागर का जो औसत गहराई होती है, महासागर की औसत गहराई जो है वह 3800 मीटर यानी 3800 मीटर गहरी है। यानी महासागर की जो औसत गहराई जो देखते हैं तो यह औसत गहराई मापी जाती है कहाँ से, सी लेवल जो देखते हैं समुद्र तल से जो महासागर की औसत गहराई जो है वह 3800 मीटर है। जबकि सी लेवल से जो स्थल भाग की औसत ऊंचाई को अगर आकलन करते हैं तो वह 840 मीटर है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं तो स्थलीय भाग जो होता है महासागरों की गहराई को, स्थल भाग का जो देखते हैं कि जो सबसे ऊपर वाली जो पार्ट होती है यानी माउंटेन, और सागर का सबसे निचला हिस्सा जो देखते हैं कि ट्रेंच होती है यानी गर्त। तो यह दोनों के बीच जो प्रदर्शित की जाती है किसी भी 2 डायमेंशन वाले कागज पे, तो इसको हिप्सोमैटिक कर्व के द्वारा दिखाया जाता है। यानी स्थल के सबसे ऊंची पार्ट से लेते हुए समुद्र की सबसे गहरी पार्ट जो होती है, यानी इसको उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट के जो 8848 या 50 मीटर कहिए, वहां से लेके जब हम चलते हैं मैरियाना ट्रेंच के तरफ तो मैरियाना ट्रेंच की गहराई जो है 11033 मीटर गहरी है। तो इसको दिखाने के लिए जिस वक्र की सहायता से इसको प्रदर्शित की जाती है उस वक्र को जो कहा जाता है हिप्सोमैटिक कर्व, जिसको हिंदी में कहते हैं उच्चता मितीय वक्र। तो इसके द्वारा हिप्सोमैटिक कर्व की जो प्रयोग होती है उसको तो आप लोग देख लिए। अब आगे देखिए कि जो सागर से अगर हम स्थल से सागर के तरफ चलते हैं तो स्थल के सागर के तरफ जब चलिएगा तो सबसे पहले आपको जो मिलेगा स्थल और महासागर का जो मिलन स्थल होता है जिसको मग्न तट कहते हैं, यानी महादेशीय जो मग्न तट कहते हैं, यानी महाद्वीपीय मग्न तट हो गई। मग्न तट से आगे जब बढ़ेंगे तो वहां मिलेगी मग्न ढाल। मग्न ढाल से जब आगे बढ़ते हैं तो वहां गंभीर सागरीय मैदान मिलती है। तो यह तो देख लिए। अब मग्न तट के ऊपर भी देखते हैं बहुत सारी स्थलाकृतियां होती है, मग्न ढाल पे भी कुछ स्थलाकृतियां होती है। और सागर की जो गंभीर जो मैदानी हिस्सा है यानी गंभीर सागरीय मैदान जो देखते हैं यानी बॉटम्स में,
वहाँ भी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ होती हैं। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा कर रहे हैं। तो अब देखिए कि क्या है, जैसे देखिए कि सबसे पहले आते हैं महाद्वीपीय मग्न तट पे, यानी कॉन्टिनेंटल स्लोप पे। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप जो पहचान होती है उसको देखिए कि क्या है कि जब भी आप महादेश से सागर के तरफ चलिएगा तो जो किनारा वाला जो पार्ट होती है जहां स्थल का और सागर का मिलन होती है, तो जिस पार्ट की ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री तक होती है उस क्षेत्र को कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है, यानी महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है। यानी महाद्वीपीय मग्न तट की ढाल जो होती है 1 डिग्री से लेकर 3 डिग्री तक होती है। दूसरे तरफ देखते हैं कि मग्न तट की गहराई जो होती है वह 100 फैदम, यानी समुद्र की गहराई मापने के लिए जो होती है मेजरमेंट, तो वह फैदम में मापी जाती है। तो 100 फैदम की गहराई तक जो हिस्सा होती है उसको मग्न तट कहते हैं। अब 100 फैदम को देखिएगा मीटर में, तो 1 फैदम इक्वल टू 1.8 मीटर होती है। तो इसका अर्थ हुआ कि 180 मीटर की गहराई वाली जो पार्ट होगी वहां तक की जो एरिया होगा वह मग्न तट कहलाएगी। यानी स्थल तो जहां सागर प्रारंभ हुई और सागर का वह पार्ट जहां तक अगर हम जाते हैं जिसकी गहराई जो है किनारे वाली जो 180 मीटर गहरी हो, अथवा उसको फीट में अगर निकालना है तो 1 फैदम में जो होता है 6 फीट होती है। यानी 600 फीट की गहराई तक की जो पार्ट होती है किनारे से लेके चलते हैं तो वह पार्ट कहलाती है महाद्वीपीय मग्न तट। लेकिन यह ध्यान रखना है कि उसकी ढाल भी जो होनी चाहिए 1 से लेकर 3 डिग्री तक ही होनी चाहिए, तभी उसको महाद्वीपीय मग्न तट कह पाएंगे। आगे देखते हैं कि अब यह देखना है कि महाद्वीपीय मग्न तट कहाँ पे चौड़ी होगी और कहाँ पे गहरी होगी। तो जो सागर के तट वाली जो पार्ट वाली जो एरिया देखते हैं, अगर मैदानी क्षेत्र है तो वहां जो मग्न तट होगी वह चौड़ी होगी। सागर के किनारे पे अगर मैदानी क्षेत्र वाली एरिया होगी तो मग्न तट चौड़ी होगी। अगर सागर के किनारा वाले पार्ट पे अगर पर्वतीय क्षेत्र है तो मग्न तट सक्रिय होगी अथवा मग्न तट अनुपस्थित होगी। जैसे विश्व पटल पे अगर आप देखते हैं तो विश्व में सबसे चौड़ी मग्न तट जो पाई जाती है वह साइबेरियन क्षेत्र वाले, यानी उत्तरी सागर वाली जो हिस्सा देखते हैं जिससे आपको साइबेरिया का पार्ट टच करती है, अथवा उसको कनाडा, साइबेरिया, उत्तरी अब यूरोप का जो देखते हैं उत्तरी हिस्सा जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यह सब वाली वह जो एरिया देखते हैं वहां की जो होती है मग्न तट सबसे चौड़ी है, क्योंकि वहां वाली एरिया जो है क्या है वह मैदानी क्षेत्र है। तो वह जो देखते हैं उत्तरी सागरीय क्षेत्र में जो मिलेगी अधिक चौड़ी मग्न तट मिलेगी। अगर इधर देखते हैं तो अटलांटिक महासागर जो देखते हैं, आंध्र महासागर में मग्न तट की चौड़ाई आपको, क्योंकि आंध्र महासागर के पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर दोनों तरफ देखते हैं तो वहां क्या है कि अधिकतर क्षेत्र जो होती है मैदानी, तो वहां पे मग्न तट देखते हैं। लेकिन जैसे प्रशांत महासागर के पूर्वी छोर पे जब देखते हैं, प्रशांत महासागर के जब पूर्वी छोर पे आप देखिएगा तो जब वहां जो देखते हैं कि जहां पे रॉकी और एंडीज पर्वत है तो वहां मग्न तट अनुपस्थित है। इसी प्रकार भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखते हैं तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो भारत का 2 हिस्सा रहते हैं। एक पूर्वी छोर जो होती है वह बंगाल की खाड़ी के तरफ है, पश्चिमी छोर जो देखते हैं वह अरब सागर के तरफ है। पश्चिमी छोर पे जो देखते हैं कि एक ऊंची पर्वत है जिसको पश्चिमी घाट कहते हैं, जबकि पूर्वी छोर के तरफ देखते हैं मैदानी भाग है। तो आप देखिएगा कि बंगाल की खाड़ी के तरफ जो है कि भारत की मग्न तट चौड़ी है,
जबकि इधर मग्न तट सक्रिय है। तो यह देख लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देख लिए कि यह तो समझ में आ गई। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे जैसे देखते हैं ग्राफ को देख लीजिए, समझिए। यह जो ग्राफ जो देख रहे हैं, यह ग्राफ बनाई गई है, यानी इस ग्राफ से जो बनी हुई है इसी को हिस्टोमेट्रिक कर्व कहते हैं। यानी एक तरफ देख रहे हैं सबसे ऊंची पार्ट को देख रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ आते हुए ट्रेंच में। तो सबसे किनारा वाले जो देखते हैं कि पार्ट जो देखते हैं, नहीं, यह जो देख रहे हैं कि सागर तल है, तो सागर तल से लेके सागर की गहराई तक दिखाते हैं। तो सबसे किनारा शुरू में चलते हैं तो वहां क्या मिलेगी, महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तट पे ही महाद्वीपीय पे बहुत सारी चबूतरा यानी प्लेटफॉर्म मिलेगी जो छिछला होता है, उसकी गहराई कम होती है। संसाधन के दृष्टिकोण से देखिएगा वह क्षेत्र जो होती है यानी महाद्वीपीय चबूतरा वाली जो क्षेत्र होती है, यानी कि आप कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो कहते हैं, वह संसाधन के दृष्टिकोण से धनी होता है। उससे आगे बढ़ते हैं तो देख रहे हैं कि यह स्लोप जो है, तो जैसे ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि स्लोप कम है, तो इसको कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहते हैं। लेकिन आगे बढ़े तो यह जो देख रहे हैं कि इसकी ढाल तीव्र हो गई, तो यहां जो देख रहे हैं कि यह ढाल जो तीव्र हो रही है, तो इस क्षेत्र को कॉन्टिनेंटल ढाल कहते हैं। आगे जब चलिएगा तो यह क्षेत्र देखिए बहुत सारी एरिया लिया ली, तो यहाँ इसको मैदानी भाग कहते हैं, सागर में जो गंभीर सागरीय मैदान है, और उसी के नीचे कोई अगर देखते हैं इस प्रकार की आकृति बन जाती है तो उसको ट्रेंच कहते हैं। अगर इसमें देखते हैं कि सागरीय भाग में ही जहां मैदानी क्षेत्र है, कोई जैसे देखते हैं कि इस प्रकार से पर्वतनुमा उठा हुआ होता है, अगर ऊपर उठी हुई है लेकिन वह जो वाटर लेवल जो है यानी समुद्र तल जो है उससे नीचे ही होती है वह उठी हुई पार्ट, तो उसको रीज कहते हैं। तो ये आपने देखा कि सागर जो होगा तो रीज जो होगी वहां पाई जाएगी। अब चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं तो जैसे पूर्वी तट पर जो देखते हैं, भारत की जो पूर्वी तट पे जो देख रहे हैं, जो आपको बताया कि सबसे चौड़ी मग्न तट पाई जाती है, जिसकी औसत चौड़ाई जो है आपको 100 से लेके 125 किलोमीटर तक है। जबकि उसमें भी सबसे अधिक चौड़ी मग्न तट जो मिलेगी गंगा के मुहाना के पास, यानी बांग्लादेश और भारत का जो पश्चिम बंगाल वाली जो एरिया देखते हैं वहां जो एरिया है, तो उसकी मग्न तट की चौड़ाई जो होगी वहां अधिक होगी। तो भारत के पूर्वी तट की मग्न तट की चौड़ाई तो आपने देख लिया कि 100 से लेके 125 किलोमीटर है। चलिए यह जो यानी पूर्वी तट पे है, जबकि उसकी औसत चौड़ाई, अब देखिए दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर जो देखते हैं कि वह मग्न तट को देख रहे हैं तो अनुपस्थित है, यानी पश्चिमी क्षेत्र जो देख रहे हैं दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिमी तट यानी रॉकी एंडीज वाली जो पार्ट है, तो वहां जो देख रहे हैं कि वहां क्या होगा कि आपको मग्न तट अनुपस्थित है। अब देखिए पृथ्वी का जो मतलब कि जो पूरे समुद्री पार्ट का जो देखते हैं तो उसका जो है कि 77.5 से लेके 8.5% तक की जो एरिया है वह आपको महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार पाई जाती है। सबसे अधिक मग्न तट की जो देखिएगा एरिया जो है अटलांटिक महासागर में है, और मग्न तट पे ही जो होती है नदी के द्वारा जो मलबा लेकर आती है, यानी नदी अपने साथ बृहद पैमाने पे जो मलबा लेके आती है, तो उस मलबा का निक्षेप जो करती है वह मग्न तट पे ही करती है। इसके कारण देखिएगा कि मग्न तट पे जो होगी वह पे जो चट्टानें पाई जाती है वह अवसादी चट्टान होती है, यानी अवसादी चट्टानें होगी, और उसके नीचे जो होती है कि पेट्रोलियम रिसोर्स यानी पेट्रोलियम संसाधन जो देखते हैं उसकी भंडार की संभावना व्यक्त की जाती है, गैस ये सब देखते हैं।
उसी प्रकार जो देखते हैं कि वहां उथली हुई पात जो होती है, उथला क्षेत्र जो होता है जिसको प्लेटफॉर्म कहते हैं, वहां पे बृहद पैमाने पे जो समुद्री जीव जो होता है जिसमें मछली, इस प्रकार बहुत सारे मूंगा मोती, ये सब जो देखते हैं जो संसाधन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होती है, वहां पे बृहद पैमाने पे पाई जाती है। तो यह आपने देखा। इसके कारण वहां देखिएगा कि वह जो होगा कि संसाधन के दृष्टिकोण से जो होता है, अगर आपसे पूछ दी जाए कि संसाधन के दृष्टिकोण से सबसे धनी क्षेत्र कौन सा होगा महासागरीय क्षेत्र का, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो देखते हैं वह संसाधन के दृष्टिकोण से सबसे धनी होता है। जैसे आप लोग वहां देखते हैं बहुत सारे जैसे सीप उप से, चाहे मूंगा मोती, यह सब जो लेके आते हैं, अथवा घर में सजावट के लिए जो सीप की जो आकृति होती है, अथवा जो है कि पूजा पाठ में जो देखते हैं कि शंख जिससे फूंकते हैं, तो वह शंख भी होती है। तो वह सब के सब आपको मग्न तट पे ही पाई जाती है, क्योंकि मग्न तट पे सरवाइव करने वाले जीव का वह खोल है, जिसको आप देखते हैं कंकाल है, जिससे फूंक कर और आप जो है पूजा को सफल करते हैं और कहते हैं कि यह पूजा सफल हो गई, वह कंकाल है, सागरीय जीव की कंकाल है। तो आप समझ सकते हैं कि उस कंकाल को भी मुख में लगा के अगर हम फूंकते हैं तो क्या होता है कि हमारा तो भी हम शुद्ध रहते हैं, जबकि वही चीज किसी व्यक्ति से टच कर जाने के बाद जो है कि हम छुआ जाते हैं। समझ सकते हैं कैसी मानसिकता क्या है। तो आपने देखा कि समुद्र का में जो देखे कि वह कंकाल जो होगी समुद्री जीव का, तो इस प्रकार से देखते हैं। चूना पत्थर जो होगा कि बृहद पैमाने पे आपको पाई जाएगी। अब चलिए दूसरा जो चलते हैं वह कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, यानी महाद्वीपीय मग्न ढाल, जिसकी ढाल जो होता है 2 से लेके 5 डिग्री तक होती है और उसकी गहराई जो है 200 से लेके 3500 मीटर तक होती है। यानी 200 से प्रारंभ होकर 3500 मीटर तक की गहराई तक का जो पार्ट जो देखते हैं समुद्र में, जिसकी ढाल जो हो कितना होनी चाहिए, तो आप देख रहे हैं 2 से लेके 5 डिग्री तक होती है। तो उसको क्षेत्र को कहा जाता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, जो महासागर का और महाद्वीप का अंतिम छोर होता है। यानी महासागरीय क्षेत्र महाद्वीप का जो देखते हैं कि अंतिम छोर होता है, जिसमें आपको पहले जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की जो चर्चा किए थे, तो जब भी देखिएगा सी लेवल यानी ग्लेशिएशन का पीरियड आती है, तो सी लेवल जब डाउन होती है तो जिसको आप कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो कह रहे हैं वह स्थल भाग में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहां देख रहे हैं कि जो देख रहे हैं कि महादेश की तरफ यह जो है कॉन्टिनेंटल स्लोप का जो होता है कि वो आखिरी भाग होता है, जिसकी गहराई आप देख लीजिए कि 200 से लेकर 3500 मीटर तक होती है। ढाल जो है 2 डिग्री से 5 डिग्री तक हो रही है। क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप यहीं से पूछी जाती है। उसके अपेक्षा चलिए अब यहाँ देखते हैं कि उस ढाल का पूरे अगर महासागर पे चर्चा करते हैं तो पूरे महासागरीय क्षेत्र का 8.5% हिस्सा जो है वह महासागरीय स्लोप यानी कॉन्टिनेंटल स्लोप जो देखते हैं उस पे फैला हुआ यानी विस्तार है उसकी। तो इस प्रकार से देख रहे हैं। इसी कॉन्टिनेंटल स्लोप पे देखिएगा कि बहुत सारे जो होता है आपको कैनियन पाया जाता है। कैनियन जो प्रमाणित करता है कि क्या चीज, जिस समय सी लेवल डाउन था यानी ग्लेशिएशन के पीरियड में, तो उस समय जो नदी थी वही कॉन्टिनेंटल स्लोप से जो प्रवाहित होती थी, तो जो नदी उसको काट दी थी, उसी में जो है कि वह खाई नुमा जो देखते हैं कि उस पे स्लोप पे जिसके देखते हैं, तो उसी को जो कहा जाता है कैनियन। चलिए आगे देखिए ढाल, यहाँ पे देख रहे हैं तो इनकी गहराई जो देख रहे हैं, तो यह तो समझ में आ गई। अब चलिए अगला चलते हैं। तो अगला जो है गहन सागरीय मैदान है, यानी डीप सी प्लेन, यानी गहन सागरीय मैदान, जहाँ पे महासागरीय महाद्वीप का ढाल यानी कॉन्टिनेंटल स्लोप खत्म होती है, वहां से प्रारंभ हो जाती है डीप सी प्लेन। डीप सी प्लेन जो होती है उसकी गहराई जो होती है
3000 मीटर से लेके 6000 मीटर की गहराई तक वाली जो पार्ट होती है उसको डीप सी प्लेन कहते हैं। महासागरीय क्षेत्र के कुल क्षेत्र के जो देखते हैं 75% भाग पर डीप सी प्लेन का फैलाव है। यह देखें, चलिए आगे देखिए कि यहाँ पे क्या है, सबसे चौड़ी और सबसे अधिक विस्तृत डीप सी प्लेन जो मिलती है वह आप प्रशांत महासागर के जो देखते हैं कि दक्षिण यानी 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बीच के 20 का जो है ना, यानी कि जब प्रशांत महासागर पे अगर हम चलते हैं तो वहाँ 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो एरिया है वहाँ पे जो है डीप सी प्लेन का विस्तार सबसे अधिक है। तो आपने यहाँ देखा। अब आगे चलते हैं, देखिए गहन सागरीय मैदान पर कहीं कहीं एकांकी बहुत सारी, अब उसी सागरीय मैदान जो है तो वहाँ पे बहुत सारी जैसे पहाड़ी मिलेगा, पाठार मिलेगा, उस पे टेंच यानी खाई मिलेगी। तो यह सभी जो देखते हैं तो उसको अलग अलग नाम से, ये तो स्थल के ऊपर रहते हैं तो कहते हैं, लेकिन अगर सागरीय क्षेत्र में अगर हम देखते हैं कि जैसे स्थल के ऊपर जो आपने पाठार को देखा, तो पाठार किसको कहते हैं, जिसका किनारा तीव्र ढाल वाला हो और आसपास के भूमि से ऊंचा हो, लगभग 300 मीटर से अधिक, और उसका अपर जो शीर्ष जो देखते हैं कि वह सपाट हो, तो वैसी स्थलाकृति को पठार कहा जाता है। ठीक वैसा ही स्थलाकृति अगर डीप सी प्लेन पे पाई जाती है तो उसको ग्वेट कहते हैं। यानी कि सागरीय पठार को समझ सकते हैं कि ग्वेट कहते हैं, जिसका शीर्ष तो आपने देखा कि चपटा होगा यानी सपाट होगा और किनारा तीव्र ढाल वाला होगा। अगर वही शीर्ष जो देखते हैं कि सक्रिय हो जाती है और ढाल तीव्र होती है तो उस और वह सागर जो देखते हैं कि समुद्र का तल है उससे वह नीचे ही रहती है, उसका चोटी जो होती है संकीर्ण हो जाती है, तो वैसी स्थलाकृति को रीज कहते हैं यानी कटक। अगर देखते हैं कि वहां क्या है कि एक ट्रेंच भी शेप की अगर आकृति बन जाती है डीप सी प्लेन पे, यानी इधर से क्रैक करके ऐसे कट हो जाती है, तो वहां उसको कहते हैं खाई यानी गर्त। तो इस प्रकार से आपने देखा। अब देखिए कि समुद्र की जो पर्वतें हैं तो उसकी ऊंचाई जो है समुद्र के नीतल से जो है 1000 मीटर तक होती है। यानी कि जो 1000 मीटर तक ऊंची होती है उसको क्या चीज, जब वह सक्रिय रहती है तो उसको क्या कटक कहते हैं यानी रीज कहते हैं। सपाट जब अपर पार्ट रहता है तो उसको ग्वेट कहते हैं, ठीक। और वहां बहुत सारी ऐसी स्थलाकृति पाई जाती है। अब देखिएगा कि वही जो रीज जो देखते हैं तो रीज पे कहीं कहीं ज्वालामुखी भी आपको दिखाई पड़ेगी। तो प्रशांत महासागर में बृहद पैमाने पे जो रीज जहां देखते हैं वहां ज्वालामुखी का विस्तार, जिसको देखते हैं रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर वाली जो एरिया देखते हैं वहां पे आपको रीज को देखते हैं, ट्रेंच भी मिलेगी। तो अब चलिए आगे देखिए, महासागरीय गर्त है यानी ओशन डीप्स यानी गर्त। तो गर्त जो मिलेगी वह कहाँ मिलेगी, डीप सी प्लेन पर ही। तो महासागर के नीतल के सबसे गहरा पार्ट जो, तो देखिए महासागरीय गर्त यानी ओशेनिक डीप्स, तो यह महासागरीय नीतल के सबसे गहरे भाग होते हैं। जो महासागर के नीतल के ऊपर देखते हैं उसमें क्या होता है कि उसके किनारा जो देखिएगा कि वह तीव्र ढाल वाला होता है, लंबी होती है और पतली गहरी और खाई या गर्तनुमा होती है। यानी किनारा क्या होगा, तीव्र होगी। यह पाया जाता है कहाँ, तो आप देखिएगा गंभीर सागरीय मैदान के पास में, अथवा यह ट्रेंच आपको मिलेगी जो पर्वतीय क्षेत्र जो देखते हैं यानी महादेश के किनारे वाले जो पार्ट देखते हैं तो किनारे वाले पार्ट पे भी आपको ट्रेंच देखने के लिए मिलेगी। तो इस प्रकार से चले आगे देखिए कि क्या है,
इसकी औसत गहराई जो होती है, यानी ट्रेंच की औसत गहराई जो होती है वह 5000 मीटर से अधिक होती है। और इन जो विवर्तनिक शक्तियों के कारण, यानी टेक्टोनिक जो देखते हैं कि जो टेक्टोनिक शक्ति जो होती है यानी विवर्तनिक शक्ति, उसके कारण यह ट्रेंच की उत्पत्ति होती है। महासागरीय नीतल पे जो देखते हैं कि पूरे जो महासागरीय नीतल है तो उसके नीतल के 7% भाग पर महासागरीय गर्त का विस्तार पाया जाता है। इनका सर्वाधिक संख्या देखिएगा, यानी पूरे विश्व पटल पे अगर आप देखते हैं तो सबसे अधिक ट्रेंच जो है कि आपको प्रशांत महासागर में पाई जाती है। विश्व की सबसे गहरी ट्रेंच भी आपको प्रशांत महासागर में ही है, जिसकी गहराई जो है 11,033 मीटर है, जिसको मैरियाना ट्रेंच कहते हैं। तो ये देख लिए। अब देखिए कि विश्व की जो कुछ प्रसिद्ध जो ट्रेंच है जो अलग अलग सागरों में, तो उसके बारे में तो देखिए कि एक तरफ जो मैरियाना ट्रेंच जो देखते हैं तो मैरियाना ट्रेंच जो है 11,033 मीटर गहरी है और यह प्रशांत महासागर में स्थित है। अगर इसको तोड़कर देखिएगा तो यह उत्तरी प्रशांत महासागर में पड़ता है, यानी मैरियाना ट्रेंच जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में जो फिलीपींस द्वीप समूह जो है तो उसी के पास आपको मैरियाना ट्रेंच है। अब देखिए अगला जो है टोंगा ट्रेंच। तो टोंगा गर्त जो देखते हैं उसकी गहराई जो है कि 10,800 मीटर गहरी है और यह भी प्रशांत महासागर में ही है। उसके बाद आगे देखिए कि मिंडानाओ गर्त है। मिंडानाओ गर्त जो है 10,497 मीटर गहरी है, यह भी प्रशांत महासागर की में ही है। अब देखिए प्यूर्टो रिको गर्त। प्यूर्टो रिको गर्त जो देखते हैं यह जो है कि 8,605 मीटर गहरी है और यह अटलांटिक महासागर में है। उसी प्रकार देखते हैं दक्षिणी सैंडविच गर्त। यह जो है 8,325 मीटर गहरी है, यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। अब अगला जो है जावा या सुंडा ट्रेंच कहते हैं, जो 7,725 मीटर गहरी है, यह हिंद महासागर में है। आटाकामा ट्रेंच, जो आटाकामा मरुस्थल देखते हैं वहीं पे, उसको पीरू ट्रेंच भी कहते हैं, आटाकामा ट्रेंच भी कहते हैं अथवा चिली ट्रेंच भी। तो जिसकी गहराई जो है 7,635 मीटर गहरी है और यह जो है प्रशांत महासागर में ही स्थित है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में देखिएगा। उसके बाद है एलुसियन गर्त जो 7,600 मीटर गहरी है, यह भी प्रशांत महासागर में ही स्थित है। तो इस प्रकार से आप जो देख रहे हैं विश्व की सबसे गहरी ट्रेंच जो है प्रशांत महासागर में ही है, मैरियाना ट्रेंच। चाहे कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर की सबसे गहरी ट्रेंच तो मैरियाना ट्रेंच, अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी ट्रेंच तो आपको प्यूर्टो रिको ट्रेंच, हिंद महासागर की सबसे गहरा ट्रेंच तो आपको जावा या सुंडा कहते हैं। तो यह जो सबसे गहरी ट्रेंच है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए कि कैनियन है, तो कैनियन को ही कंदरा कहते हैं अथवा सबमरीन कैनियंस। तो महाद्वीपीय मग्न तट और मग्न ढाल पर निर्मित गहरी जो सकरी खाई जो होती है, यानी मग्न तट और मग्न ढाल पे जो देखते हैं वह एक गहरी और सकरी खरी ढाल वाली दीवार से युक्त घाटी को जलमग्न होने के कारण उसको कंदरा कहते हैं। इसको अगर साइंटिफिक तरीका से बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि जिस समय ग्लेशिएशन के पीरियड आई थी
उस फेज में क्या है कि सागर तल गिर गई थी। तो सागर तल गिरने के कारण नदी जो वहां से प्रवाहित हो रही थी, तो वही नदी के घाटी जो है मलबा से जो भर गई, और भू हलचल के कारण जब वह मलबा स्लाइड कर जाता है तो किनारा उसका जो है देखते हैं कि तीव्र ढाल वाली हो जाती है, सक्रिय रहती है, तो उसी को कहा जाता है कंदरा, यानी सब मैरीन कैनियंस। क्लियर? जिसका ढाल जो होता है कि दीवार नुमा होता है, जैसे अगर दीवार के पास अगर जाते हैं तो किस प्रकार से खड़ी ढाल होती है, उसी प्रकार से, और यह जो है कि समुद्र के अंदर होती है, तो इसी कारण इसको अंतः समुद्री कंदरा कहते हैं या कैनियन कहते हैं। यह खास करके आपको देखिएगा विश्व की जितनी भी बड़ी नदियां हैं, जैसे आपको गंगा के सामने जो देखते हैं सिंधु है, आपको अमेजन है, कांगो है, मिसिसिपी मिसोरी है, पंपा है, तो यह सभी नदी जो देखते हैं, उसके सिंधु नदी है, तो वहां पे देखिएगा उसकी मुहाना के पास ही आपको जो है कि यह जो है कि सबमरीन कैनियन पाई जाती है। तो कैनियन की, सबमरीन कैनियन की जो औसत गहराई जो होती है 600 से लेके 1000 मीटर तक होती है। जैसे देखते हैं न्यू इंग्लैंड के समीप एक जो है कंदरा है, उसका नाम है ओशनोग्राफर कैनियन, यानी न्यू इंग्लैंड के पास। जायरे नदी के मुहाना के पास जो कैनियन है उसको जायरे कैनियन, सिंधु के मुहाना के पास जो कैनियन है उसको सिंधु कैनियन, मिसिसिपी मिसोरी के मुहाना के पास जो कैनियन है उसको कहा जाता है मिसिसिपी कैनियन। हडसन नदी के पास हडसन कैनियन, अलास्का के पास देखते हैं, पश्चिम में बेरिंग सागर में भी देखते हैं कि कुछ कंदराएं हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गई। चलिए अगला देखिए कि जो आकृति होती है उसमें कटक होती है, यानी रीज, ओशन रीज, यानी सभी महासागर में आपको रीज पाई जाती है, यानी कि श्रृंखला जो देखते हैं। अगर प्लेट टेक्टोनिक के दृष्टिकोण से देखिएगा तो यह पता चलता है कि दो प्लेट जब विपरीत दिशा में चलती है तो वहां गैप होता है, उसी गैप से जो लावा निकलती है उसी लावा से जो है कि आपको कटक यानी रीज की उत्पत्ति होती है। इसके कारण रीज पे देखिएगा कि ज्वालामुखी का भी दिखाई पड़ता रहता है। तो बहुत सारी जो देखते हैं कि वह एक पहाड़ी कटक यानी श्रृंखला के रूप में पाई जाती है। जैसे आप देख रहे हैं कि सब पूरे सागर में जो देखते हैं कि सबसे अच्छा जो देखते हैं कि अटलांटिक महासागर में जो एस आकार की कटक है, तो एस आकार की कटक जो देखते हैं, तो एस आकार वाली कटक इंडियन ओशन में जो देखते हैं 90 डिग्री ईस्ट रीज वाली जो कटक है, तो इस प्रकार से जो देखते हैं वहां से क्या होता है कि प्लेट जो है कि अलग होती है। तो इस प्रकार से देखिए वहां नई प्लेट की उत्पत्ति भी होती है, वहां से ज्वालामुखी की उद्गार भी होती है। इसी प्रकार देखते हैं जैसे उत्तरी अटलांटिक में कुछ कटक है, उसमें डॉल्फिन की पहाड़ी यानी डॉल्फिन रीज। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में जो है कि वह चैलेंजर पहाड़ी या चैलेंजर रीज कहते हैं यानी कटक। ध्यान रखिएगा डॉल्फिन रीज और चैलेंजर रीज को, यह पूछते रहता है कि डॉल्फिन रीज कहाँ है, तो उत्तरी अटलांटिक में, चैलेंजर रीज तो दक्षिणी अटलांटिक में। देखिएगा उत्तरी अटलांटिक में ही जहां डॉल्फिन रीज जो देख रहे हैं वहां पे आपको टेलीग्राफ की पठार है यानी ग्वेट जो देखते हैं। इसी प्रकार देखते हैं कि हिंद महासागर में जो है कूट, कार्ल्सबर्ग कूट, कारपेंटर कूट, यह सभी प्रमुख रीज है, 90 डिग्री ईस्ट रीज है। अब चलिए आगे देखिए कोस्ट है यानी किनारा, तो यह तट महाद्वीपों के किनारे पर अपर्दन प्रक्रिया द्वारा निर्मित समतल शीर्ष वाला उत्थान का होता है। जैसे देखते हैं कि जहां किनारे वाले पार्ट में जैसे कोस्ट पे देखते हैं कि समतल शीर्ष जो होती है उसका अपर्दनात्मक जो देखते हैं, जैसे आप बहुत जगह पे जाते हैं तो कहते हैं क्या गोल्डन सी बीच जो उड़ीसा में,
उसी प्रकार मुंबई में देखते हैं तो दुनिया के अलग अलग जगह पे, तो वहां पे जो तट होती है, कोस्ट, ठीक, वह देखिएगा एकदम उथला होता है। वहां पे देखिए जल की गहराई जो होती है कम होती है, लेकिन नौका जैसे देखते हैं कि नैया जो होती है कि वहां तक आ जाती है, जो पर्याप्त होती है। इसी प्रकार देखते हैं उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में जो न्यू फाउंडलैंड के समीप जो है, वही तट के पास ही एक बैंक है जिसको कहते हैं ग्रांड बैंक। उत्तरी सागर में डागर बैंक, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पे जो देखते हैं जॉर्ज बैंक, यह सभी जो है क्या है कि तट के पास ही जो देखते हैं कि सागर का जो उथला हुआ भाग होता है, यानी जिसको आप प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं, जो अपरदनात्मक होती है, जब प्लेट देखते हो घस पीट के कट गई है तो वहां पे जो असलाकृति बच गई है, तो वही जो सागर के नीचे डूबी हुई है, और वहां जो उथला होने के कारण बृहद पैमाने पे सागरीय जीव का भंडारण यानी बृहद पैमाने पर पाई जाती है। जो सागरीय जीव होती है उसका कह सकते हैं कि आवासीय क्षेत्र होता है, और जो इसके कारण वह संसाधन के दृष्टिकोण से धनी होती है। तो आपने देखा कि यही उथला वाली जो पार्ट होता है जहां पे मछली बृहद पैमाने पर पकड़ी जाती है, तो इसको बैंक, या बैंक का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि एसबीआई रिजर्व बैंक, यह नहीं है। यहाँ पे सागर में जो बैंक है जहां से संसाधन बृहद पैमाने पे जो उतली पार्ट होती है, जिसमें प्रमुख है डागर बैंक, याद रखिएगा, ग्रांड बैंक, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पे देखते हैं जॉर्ज बैंक। तो देखिए जॉर्ज बैंक के बारे में कही जाती है कि जैसे आप ग्रीनलैंड का जो देखते हैं कि हिमानी जो है, हिमानी के अपर्दन से वह स्थलाकृति बनी है जिसको जॉर्ज बैंक निर्मित हुआ है। डॉगर बैंक भी हिमोद से के अवशेष से बना हुआ है। हिमोड देखते हैं हिम के साथ जो बहुत बड़े बड़े जो कंकर पत्थर तोड़ के जो लेके आता है उसको हिमोड कहते हैं, और उसके निक्षेप से जो बनी है तो वह डागर बैंक है। तो यह देखिए, अब आगे देखिए कि शोल है। तो शोल जो है कि जलमग्न उत्थान के विलग भाग होते हैं, जो जलमग्न होता है उसका जब उत्थान होता है और फिर उसका इनका निर्माण जो है निक्षेप, उत्थान तो हुआ उसके बाद उसका निक्षेप की प्रक्रिया से होती है। तो इस प्रकार की जल की जो गहराई देखते हैं अपेक्षाकृत उस पे यानी शोल के ऊपर जो देखते हैं अपेक्षाकृत जल की गहराई कम होती है, जिसके कारण वहां पे नैया का क्रैश होने का यानी नौके संचालन में वह बहुत ज्यादा घातक होता है। जैसे देखते हैं ना कि बहुत सारे जो कटक ऊपर निकले तो तनका एकदम छिछला होता है, तो वहां पे क्या होता है कि जो नैया क्रैश करने का डर होता है। तो यानी कि वह जहां पे शोल होगा वो नई नौका संचालन के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होती है, घातक होती है। भित्ति में देखते हैं कि जैसे बहुत सारे जीव जंतु जो सागरीय जीव होती है, उस सागरीय जीव जंतु के अवशिष्ट से जो निर्मित स्थलाकृति होती है उसको भित्ति, जैसे कोरल रीफ यानी परवाल भित्ति जो देखते हैं परवाल जीव से की जो अवशिष्ट से निर्मित जो है, तो यह जैविक निक्षेप से होता है जिसमें लाइम स्टोन की यानी चूना पत्थर की मात्रा अधिक होती है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं जैसे तट के ऊपर देखते हैं कि प्रवाल भित्ति तीन प्रकार के होते हैं, जैसे एक तटीय प्रवाल भित्ति, दूसरा अवरोधक प्रवाल भित्ति, एक वलयाकार प्रवाल भित्ति होती है। तो जैसे आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महादेश के पूर्वी छोर पे जो देखते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के ठीक पूरब के तरफ जो देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा और उत्तम जो है कि प्रवाल भित्ति देखने के लिए मिलती है, जिसको कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। भारत के पास देखते हैं तो जो आपका कोरल का है निक्षेप, तो वह जो है भित्ति वह देखते हैं कि कौन है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो मूंगा वाली जो निर्मित स्थलाकृति है, जिसको लोग दिग्भ्रमित रूप से उसको राम सेतु के तौर पे या एडम ब्रिज से पहचान करते हैं, जबकि वह एडम ब्रिज और राम सेतु नहीं है, वह एक कोरल जीव के अवशिष्ट यानी कि उसके निक्षेप से निर्मित स्थलाकृति है, यानी कोरल यानी प्रवाल भित्ति है जो जिसमें चूना की मात्रा अधिक होती है। तो यह आपने देखा। तो इस प्रकार से भित्ति देखते हैं। खास करके भित्ति का देखिएगा जो उथला हुआ पार्ट होती है वहीं पे पाई जाती है, यानी ग्वेट के ऊपर संलग्न पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट जो देखते हैं न्यू क्वींसलैंड जो है उसके समीप जो है मात्र ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूभाग से देखते हैं
38 किलोमीटर दूर समुद्र के तरफ जो है ग्रेट बैरियर रीफ कोरल भित्ति है। भारत के पास भी आपने देखा, भारत के एक दो पूर्वी छोर पे देखते हैं, पश्चिमी छोर पे जो आप देखते हैं तो वह जो है कि आपको लक्षद्वीप जो देखते हैं वह प्रवाल से निर्मित है। दक्षिण में जो जिसको एडम सेतु कहते हैं या राम सेतु कहते हैं वह आपको कोरल ब्रिज है, कोरल रीफ है, ठीक है। तो आप लोग समझिए उसको साइंटिफिक तरीका से देखें तो वह कोरल रीफ है। अब देखिए समुद्र के तट पर रेखाएं, यानी कि जो उसकी कुछ रेखाएं होती है, इसको देखिए यहां से बहुत सारी क्वेश्चन पूछी जाती है। यानी सी कोस्ट यानी शोर लाइन, तो जैसे समुद्र और स्थल और समुद्र की जहां पे मिलन होती है उस रेखा को शोर लाइन कहते हैं, यानी जिसको तट रेखा। उसी को उत्पत्ति के आधार पे दो प्रकार पे, यानी एक जो होता है उमज्जन के कारण, दूसरा है निमज्जन। यानी कोई जो तट देखते ऊपर उठ जाती है तो वह उमज्जन यानी उमग्न है, और जो नीचे जाती है उसको निमज्जन कहते हैं। तो इस प्रकार से दो तट रेखा होती है। तो देखिए कि एक जो उमज्जन तट रेखाएं हैं उमग्न, तो वह जब देखते हैं जब कभी समुद्र तट में परिवर्तन होती है, तट के तल में परिवर्तन होता है, तो क्या होता है कि वहां से जो है भूगर्भिक हलचल से समुद्र की तली जो है कि बाहर की तरफ यानी ऊपर की तरफ उठ जाती है। यानी जब समुद्री हलचल के यानी भूगर्भिक हलचल के कारण समुद्र का किनारा वाला पार्ट जब ऊपर की तरफ उठ जाती है तो उसको उमज्जन तट रेखा कहते हैं। जैसे भारत में चेन्नई के तट के पास देखिएगा, उत्तरी अमेरिका का अटलांटिक महासागरीय तट पर जो है यह उमज्जन का सबसे उत्तम है। यानी भारत का भी चेन्नई जो तट देखते हैं तो वह उमज्जन यानी ऊपर उठी हुई है। दूसरा जो है निमज्जन का जो है तट रेखा, तो जब देखते हैं कि भू हलचल के कारण जब वह नीचे धंस जाती है यानी किनारा वाला भाग, और तो उसको कहा जाता है निमज्जन तट रेखा। जब भूमि के समीप का जो भाग जो है कि जल के नीचे दब चली जाती है, उसके ऊपर जल का अतिक्रमण हो जाता है, तो उसको निमज्जन कहते हैं। निमज्जन तट रेखाओं जैसे उनके आकार और बनावट के दृष्टि से कुछ अलग अलग है, यानी अलग अलग जो है कि तो देखिए निमज्जन तट रेखा जैसे फ्योर्ड तट, यानी फ्योर्ड कोस्ट किसको कहते हैं, जब देखते हैं कि सागर के तट पर हिमानी हो और उस हिमानी से के द्वारा जो देखते हैं कि वहां हिम के प्रभाव से जो होता है कि भूमि नीचे की तरफ, यानी हिम जो देखते हैं हिम के दबाव से, यानी जो हिम की चट्टान होती है उसके दबाव से जब वह तट जो होता है किनारा नीचे की तरफ दब जाती है तो वहां जो तट रेखा की उत्पत्ति होती है उसको फ्योर्ड तट कहते हैं। क्लियर है? तो फ्योर्ड तट कहे जब हिम के दबाव से जब धंस जाती है नीचे की तरफ और जब हिम पिघलेगा तो फिर ऊपर उठने लगती है, तो वैसी जो वहां पे देखे कि आपको कहाँ मिलेगी, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में। यानी उच्च अक्षांशीय क्षेत्र वाले इलाका जो देखते हैं कि जो सागर के किनारा वाला है तो वहां पे फ्योर्ड मिलेगा। जैसे ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इस सब के एरिया में देखिएगा तो आपको फ्योर्ड तट मिलेगी। तो क्लियर, ये जो हिमानी के होती है, यह हिमानी से होती है तो वो देखिएगा उसको बहुत सारा कटा फटा होता है, तट रेखा होता है, जिसमें देखिए कि नॉर्वे का, स्कॉटलैंड, चिली, ग्रीनलैंड आदि देशों की तट रेखा इसी प्रकार की है जो फ्योर्ड से निर्मित है। दूसरा होता है रिया तट यानी रिया कोस्ट। तो रिया कोस्ट क्या है, जब कोई नदी के घाटी जब समुद्र के अंदर डूब जाती है, यानी जब कोई नदी का किनारा वाली जो देखते हैं नदी अपनी जो है कि काटते जाती है और उसका किनारा जो होता है समुद्र के अंदर डूब जाती है और उसका गहरी जो है कि देखते हैं कि समुद्र के अंदर डूब गई और उसके कगार जो होता है उसका एक विशाल नदी के जैसे किनारे पे जो कगार जो देखते हैं तो वह कगार जो होता है वही रिया तट कहलाती है। यानी क्या है कि समुद्री हलचल के कारण जैसे होता है निमज्जन हो गई उसकी तो नीचे दब गई और वह नदी का घाटी वाली एरिया है अथवा नदी उसको काटती चली गई थी और तो उसका किनारा जो देखते हैं कि क्या है कगार, जैसे पटना देखते हैं को कगार पे है बसी हुई है, उसी प्रकार जो कगार होती है तो वह जब
दीवार नुमा वैसी खड़ी रह जाती है उस पर, तो उसी को कहा जाता है रिया तट, जिसमें आपको मिलेगा बाल्टिक सागर में, उत्तरी पश्चिमी स्पेन के पास, दक्षिणी पश्चिमी आयरलैंड के तट रेखा भी ऐसा ही है। चलिए अब डाल्मेशियन तट देखते हैं। तो जब देखते हैं कि समुद्र तट के पास अगर कोई पर्वतीय क्षेत्र है और पर्वतीय श्रेणियां जब जलमग्न हो जाती है तो वहां जो तट की निर्माण होती है उसको डाल्मेशियन तट कहते हैं। वह तट प्रायः सपाट होता है, यानी देखें कि जब समुद्र के किनारा में अगर कोई पर्वतीय क्षेत्र है और वह पर्वतीय क्षेत्र जब भूहलचल के कारण वह जब नीचे की तरफ धंस गई और उसके ऊपर क्या है तो वह जो तट होगी वह डाल्मेशियन तट होगी। खास करके आप देखिए कि डाल्मेशियन तट जो होती है यूगोस्लाविया देखते हैं, तो यूगोस्लाविया के पास जो देखते हैं यानी कि एड्रियाटिक सागर के पास जो है कि आपको डाल्मेशियन तट मिलती है। दक्षिणी स्पेन तथा इटली के पास भी इसी प्रकार की तट है। अब देखिए कि हैप तट, तो कई स्थानों पे इसको जो कहा जाता है कि समीप समानांतर बालू का जैसे देखते हैं ना सैकड़ों पट्टियां फैली होती है, जो बालू का जो मिट्टी का जो ढेर होती है तो वह सैकड़ों पट्टी के रूप में फैली होती है और इन बालू की ढेर वाली जो उथली हुई लैगून के बीच में जो होता है, यानी लैगून जो देखते हैं तो जो नीचे धंसा हुआ था एक उधर से हो गई एक इधर से जब आ गई उसके बीच में लैगून, तो वह लैगून झील पाई जाती है, जैसे वहीं पे जो तट पाई जाती है उसको हैफ तट कहते हैं, जिसमें बालू की ढेर देखेगा उठी रहती है, तो उसी को जैसे खास करके जर्मनी में हैफ कहा जाता है इसको, यानी बालू की जो उठी हुई ढेर जो होती है ना उसको जर्मनी में हैफ कहा जाता है। तो उसी कारण उस तट को जो है कि आपको हैफ तट कहा जाता है। तो देखिए अगर आपको मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने लोगों में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू मित्रों।